Okay, good afternoon to all of you and welcome back in thermodynamics class। इससे पहले की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा कि व्हाट इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड ये भी देखा कि अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम में जो फर्स्ट लॉ है, पहले हम लोगों ने फर्स्ट लॉ फॉर ए क्लोज सिस्टम के लिए साइकिल के लिए पढ़ा था, फिर हमने फर्स्ट लॉ फॉर ए क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा, फिर अभी हमने जो पढ़ा फर्स्ट लॉ फॉर एन ओपन सिस्टम, वहां पे केवल एक ही एजम्पशन था, वहां पे केवल एक ही एजम्पशन था और वो था स्टडी फ्लो। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो सब में लगेगा, वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो सब में लगेगा, ठीक है। बट सिस्टम ओपन होना चाहिए, मतलब फ्लूइड का इंटर और एग्जिट होना चाहिए। स्टडी फ्लो का मतलब यही होता है, ठीक है। बट जितना इंटर करे उतना एग्जिट कर जाना चाहिए, ये कंडीशन है। अब फिर हम उसी इक्वेशन से आगे बढ़ के देखें कि अगर हम देखें तो कैसे हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और कैसे निकल कर आता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन जब उसमें और एजम्पशन लगा देते हैं, नो वर्क ट्रांसफर अनदर एजम्पशन, नो हीट ट्रांसफर अनदर एजम्पशन, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी U1 इक्वल टू U2 अनदर एजम्पशन एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी ρ1 इक्वल टू ρ2 अनदर एजम्पशन। तो जब इतने एजम्पशन लगा देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बर्नौली इक्वेशन में। तो मैंने कहा कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एरिया बड़ा है और बर्नौली इक्वेशन का एरिया छोटा है, क्योंकि उसमें एजम्पशन ज्यादा है और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में एजम्पशन कम है, इसलिए उसका एरिया ज्यादा है। अब जरा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एप्लीकेशन देखते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं। भाई अभी तो हमने सबको लिया, हीट ट्रांसफर सबको लिया, अब जरा उसके एजम्पशन जरा उसके एप्लीकेशन देखते हैं कि जो भी हमने ओपन डिवाइसेस हैं, जो भी हमारे ओपन सिस्टम हैं, उनमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे लगेगा, उनमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे लगेगा। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। जब आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम लोग स्पेशल कुछ डिवाइसेज हैं उनको देखते हैं, टरबाइन देखते हैं, कंप्रेसर देखते हैं, नोजल देखते हैं, डिफ्यूजर देखते हैं, थ्रॉटलिंग देखते हैं। तो थ्रॉटलिंग में भी ओपन सिस्टम लगता है, बट थ्रॉटलिंग हम थोड़ा बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं नोजल। पहले नोजल पे आते हैं, डिफ्यूजर पे आते हैं, फिर टरबाइन पे आते हैं, कंप्रेसर पे आते हैं, फिर थ्रॉटलिंग पे आएंगे। तो थोड़ा सा आपको सीक्वेंस में चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हम लोगों ने यहां पे ये देख रहे हैं कि व्हाट इज दिस इज नोजल। आपने नोजल पहले भी पढ़ा है, नोजल अप्लाइड थर्मो में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, नोजल पूरी स्टडी की जाएगी पावर प्लांट में, या उसे कहो या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स कहो। लेकिन अगर आप नोजल की बात करते हैं तो नोजल एक ऐसा डिवाइस है, नोजल क्या है, नोजल इज नथिंग बट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट or which increase the kinetic energy at the expense of pressure energy। वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, किसके थ्रू, प्रेशर एनर्जी को कम करके। यानी नोजल प्रेशर एनर्जी को कम करता है और उसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, यही नोजल का काम है, ठीक है। जबकि डिफ्यूजर इसका उल्टा करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोजल एंड डिफ्यूजर। अगर आप नोजल की बात करते हैं, तो नोजल में प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होकर के एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड इन द डिफ्यूजर इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी एट एक्सपेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी को कम करके अगर प्रेशर एनर्जी को बढ़ाता है तो वो डिफ्यूजर कहलाता है, अगर प्रेशर एनर्जी को कम करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है तो वो नोजल कहलाता है। हम इक्वेशन सेम तरीके से हैं, सब कुछ सेम है। अब याद रखिएगा, अगर मैं फर्स्ट नोजल लेता हूं तो एज्यूम करता हूं कि ये नोजल है, दिस इज नथिंग बट नोजल। अब नोजल का मतलब कभी ये मत सोचना कि नोजल का मतलब सिर्फ कन्वर्जिंग एरिया ही होता है। जब अप्लाइड थर्मो पढ़ाया जाएगा
तो वहां पे आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों प्रकार के नोजल पढ़ाए जाते हैं। वहां पे सोनिक सुपरसोनिक वेलोसिटी के बेसिस पर बात करते हैं कि कब कन्वर्जिंग नोजल होगा, कब डाइवर्जिंग नोजल होगा। लेकिन जो जनरल वे में देखते हैं हम कन्वर्जिंग नोजल को देखते हैं, कन्वर्जिंग नोजल को देखते हैं। तो अगर नोजल आपको कुछ इस तरीके से दिखा, कन्वर्जिंग का मतलब आगे बढ़ने पर एरिया डिक्रीज हो, डाइवर्जिंग का मतलब आगे बढ़ने पर एरिया बढ़े। तो कन्वर्जिंग नोजल या डाइवर्जिंग नोजल डिपेंड करता है वेलोसिटी पे कि सबसोनिक है कि सुपरसोनिक है। यह हम डिटेल पढ़ेंगे अप्लाइड थर्मो में, यहां नहीं पढ़ेंगे। यहां हमें जो स्टडी फ्लो लगाना है वो लगाना है नोजल और डिफ्यूजर पे। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, दिस इज द नोजल, दिस इज द नोजल एंड दिस इज द डेटम लाइन, दिस इज द डेटम लाइन। इस डेटम लाइन पर मैंने कहा कि ये पॉइंट 1 है, ये है सेक्शन 1 नोजल का और ये है सेक्शन 2 नोजल का, ये है सेक्शन 1 नोजल का और ये है सेक्शन 2 नोजल का। इस सेक्शन 1 की जो हाइट है वो Z1 है और सेक्शन 2 की जो हाइट है वो Z2 है। हॉरिजॉन्टल नोजल हमने लिया हुआ है। अगर ये हॉरिजॉन्टल नोजल है, इस नोजल को अगर मैं ये मान लूं कि मैं इस नोजल में इंसुलेट कर दूं, यानी मैंने नोजल की चारों तरफ इंसुलेशन लगा दिया है, ये मैं कर रहा हूं अभी। आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। मैंने कहा ना बाद में जंक्शन लगा लो चलेगा, लेकिन पहले जंक्शन नहीं लगता है, ठीक है। कहने का मतलब है कहने का मतलब है अगर ये नोजल है, अगर यहां की एंथैल्पी मैं H1 मान लूं, यहां की वेलोसिटी C1 मान लूं, ठीक है, यहां की वेलोसिटी C1 मान लूं, ठीक है, और यहां का एंथैल्पी H2 मान लूं, यहां की वेलोसिटी C2 मान लूं, यहां की वेलोसिटी C2 मान लूं। अगर मैं इसमें अप्लाई करूं इस नोजल में, भाई फ्लूइड इंटर किया, फ्लूइड एग्जिट किया। अगर मैं इसमें अप्लाई करूं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्या अप्लाई करूं? क्योंकि भाई फ्लूइड इंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, मतलब ओपन सिस्टम है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह चीज मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको, एक बार ये ओपन सिस्टम में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगे। मींस अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। डिफिनेशन नोजल की समझ में आ गई। नोजल इज ए डिवाइस व्हिच यूज फॉर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को एक्सपेंड करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, वही नोजल कहलाता है। मींस अब हम इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या कहता है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहता है H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, W कंट्रोल वॉल्यूम। दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। कॉमन, केवल एक एजम्पशन के साथ स्टडी फ्लो, एक एजम्पशन के साथ स्टडी फ्लो। अब जब मैंने स्पेशल केस लिया, यानी मैंने एक नोजल लिया, इस नोजल में मैंने यहां इंसुलेटर लगाया है। इंसुलेशन का मतलब समझते हैं? मैंने ये मान रखा है कि इस नोजल से किसी भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इस नोजल से किसी भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जब नोजल से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका मतलब, इंसुलेशन का मतलब कि Q कंट्रोल वॉल्यूम 0 हो गया। इसका मतलब ये तो हो गए भाई साहब 0, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा, मैंने कहा प्रेशर एनर्जी को एक्सपेंड करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, बस नोजल का काम इतना ही है। घरों में नोजल देखा है। इसका मतलब कि नोजल में हम कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक सिंपल सा डिवाइस है, फ्लूइड आ रहा है जा रहा है, बस हो गया। ना तो वर्क हम दे रहे हैं ना तो वो हमें वर्क दे रहा है, यानी नोजल में कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि नो वर्क ट्रांसफर
इन नोजल, नो वर्क ट्रांसफर इन नोजल, तो W कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, W कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो नो वर्क ट्रांसफर, इसमें किसी वर्क का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब W भी 0 हो गया। भाई नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, उस पे हम एजम्पशन लगाते जा रहे हैं। नाजल में हम ये मान के चलते हैं कि कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, नाजल में हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से कोई हमें वर्क नहीं मिलता। नाजल में कोई वर्क नहीं मिलता, डिफ्यूजर में भी कोई वर्क नहीं मिलता, ना नाजल में वर्क मिलता है ना डिफ्यूजर में वर्क मिलता है। ठीक है। दूसरा, बॉटम लाइन और सेम हॉरिजॉन्टल नोजल है, अगर हॉरिजॉन्टल नोजल है तो Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2। जब Z1 इज इक्वल टू Z2 हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी कैंसिल आउट, इसका मतलब ये दोनों भी कैंसिल आउट। इक्वेशन में बचा क्या हमारे पास? इक्वेशन में बचा H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर नोजल। ये इक्वेशन है नोजल के लिए, ये इक्वेशन अप्लाई करोगे, आगे जहां नोजल आए, अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप इसको लगा सकते हो, सीधे आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि ना तो वो हीट ट्रांसफर की बात करेगा नोजल में, ना वर्क ट्रांसफर की बात करेगा, Z1 Z2 सेम रखेगा वो। अब अगर Z1 Z2 सेम रखा, मैंने कहा नोजल का काम है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना, मास तो सेम है, मास तो सेम है, वेलोसिटी को बढ़ाना। यहां की वेलोसिटी कुछ है, यहां हाई वेलोसिटी से, बहुत हाई वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकलता है, नोजल का काम वही है। इसका मतलब यहां की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि इस वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं ये मान लूं, इफ वी अज्यूम C1 इज वेरी वेरी लेस देन C2, C1 इज वेरी वेरी लेस देन C2, अगर C1 की वैल्यू C2 से बहुत कम हो, C1 की वैल्यू C2 से बहुत कम हो, C1 की वैल्यू C2 से बहुत कम हो, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए जरा। C1 की वैल्यू C2 से बहुत कम हो, तो इसका मतलब C1 इज निग्लेक्टेड। C1 को बाहर हटा दो, निग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू ही ना हो, बहुत दबा कुचला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल चुनाव के प्रचार के समय वैल्यू है, जब हमें वोट चाहिए हो, बाकी कोई वैल्यू नहीं है, निग्लेक्टेड है। तो वैसे ही ये भी निग्लेक्टेड कर दिया, क्योंकि C1 की वैल्यू बहुत कम है। और अगर C1 निग्लेक्टेड हो गया तो फार्मूला बना कि H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द इक्वेशन। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करिए, H2 को उधर ले जाइए, यानी C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। ठीक है, तो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 H1 माइनस H2, तो C2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 H1 माइनस H2। आप बोल सकते हैं कि जो नोजल की वेलोसिटी आएगी वो हम यहां से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तब ये इक्वेशन कब? जब हमने C1 को निग्लेक्ट कर दिया है, Z1 Z2 सेम है, W और Q नहीं हीट का ट्रांसफर हो रहा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नोजल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नोजल। ठीक है, यही इक्वेशन हम डिफ्यूजर के लिए भी लगाएंगे। ये जो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2,
दिस इक्वेशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर डिफ्यूजर। दिस इक्वेशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर डिफ्यूजर। तो चाहे वो नोजल हो, चाहे वो डिफ्यूजर हो, चाहे वो नोजल हो, चाहे वो डिफ्यूजर हो, उसमें हम यही इक्वेशन लगाएंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसी के जो एजम्पशन है उनको Q को जीरो कर दो, वर्क ट्रांसफर को जीरो कर दो, बाकी इक्वेशन को लगा दो, Z1 इक्वल टू Z2 कर दो, इसी इक्वेशन को लगाइए। अगर वो खुद ही पता चल जाएगा कि किसकी बात वो कर रहा है, नोजल की बात कर रहा है कि वो डिफ्यूजर की बात कर रहा है। दोनों में यही इक्वेशन लगेगा, बाकी डिटेल हम अप्लाइड थर्मो में देखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर किसके लिए, फॉर किसके लिए, नोजल एंड डिफ्यूजर के लिए, नोजल एंड डिफ्यूजर के लिए। तो यहां से हम लोगों ने दोनों की बात कर लिया, चाहे वो नोजल हो चाहे वो डिफ्यूजर हो, चाहे वो नोजल हो चाहे डिफ्यूजर हो। डिफ्यूजर का मतलब जो वेलोसिटी को डिफ्यूज करे यानी वेलोसिटी को कम करे, नोजल का मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज कराए यानी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज। दोनों का उल्टा काम है। तो ये नोजल है, अगर डिफ्यूजर की बात करेंगे तो उसका उल्टा बना देते हैं, वो डिफ्यूजर हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। अब बात करते हैं सेकेंड, टरबाइन। टरबाइन, अब टरबाइन और कंप्रेसर जैसे नोजल और डिफ्यूजर हैं, वैसे ही टरबाइन और कंप्रेसर है, वैसे ही ये टरबाइन और कंप्रेसर है। ठीक है, तो दोनों को एक जगह पढ़ लेंगे, दोनों का काम दोनों जगह आ जाएगा। ठीक है, दोनों को एक जगह पढ़ लेंगे, यहां से देख लेंगे, दोनों में वही लगेगा। ठीक है, टरबाइन और कंप्रेसर, टरबाइन और कंप्रेसर। बात करते हैं पहले टरबाइन की। भाई नोजल का क्या काम था, नोजल का काम था कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, वेलोसिटी को इंक्रीज कराना, दैट इज द वर्क ऑफ नोजल। टरबाइन का क्या काम है, टरबाइन का क्या काम है भैया, टरबाइन का काम है टरबाइन का काम है कि यहां से फ्लूइड इंटर करेगा, यहां से फ्लूइड एग्जिट करेगा, और ये टरबाइन से हमें वर्क मिलेगा जिससे जनरेटर चलेगा और ये हमें वर्क देता है। टरबाइन इज द पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, टरबाइन इज नथिंग बट पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। दिस इज W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। कहने का मतलब है, इसका मतलब फ्लूइड इंटर कर रहा है, फ्लूइड एग्जिट कर रहा है, जिस रेट से आ रहा है उसी रेट से जा रहा है, क्या लगेगा, क्या लगेगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और यही एजम्पशन मान लेते हैं बाद में, अभी पहले देखो, फिर से अप्लाई करिए टरबाइन के लिए, क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर टरबाइन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर टरबाइन। देखिए इक्वेशन लगाइए, क्या है इक्वेशन स्टडी फ्लो, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, W कंट्रोल वॉल्यूम। इसमें भी ये डेटम लाइन है। ठीक है, यहां से फ्लूइड इंटर किया, यहां से हम इसमें भी Z1 और Z2 को बाद में सेम ले लेते हैं। ठीक है, सेम ले लेते हैं। यहां से फ्लूइड इंटर किया, दिस इज द 1, यहां से फ्लूइड एग्जिट किया, दिस इज द 2, यानी 1 और 2। जब यहां से एग्जिट किया, यहां से इंटर किया, इसको हमने कहा कि हमने इस टरबाइन को इंसुलेट कर दिया, हमने टरबाइन को इंसुलेट कर दिया। मतलब हम टरबाइन से कोई भी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देना चाहते। अगर हीट का ट्रांसफर हुआ तो वर्क कम मिलेगा ना। हाँ, और हम इंसान लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, जहां जहां हमारा नुकसान है उससे हम कोई भाव नहीं देते। इसलिए हम अपने टरबाइन को क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं कि इससे हीट का ट्रांसफर ना हो, जिससे हमारे लॉसेस ना हो।
ठीक है, और Z1 और Z2 को हमने बराबर मान लिया है। इन दिस केस Z1 इज इक्वल टू Z2, टर्बाइन इज इंसुलेटेड, सो Q कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये मान लें कि इसमें से को इंसुलेटेड है तो Q 0 हो गया, Z1 और Z2 बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बराबर हैं तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। साथ में हम टरबाइन में कभी ये नहीं मानते कि अगर यहां से इंटर करेगा तो वेलोसिटी C1 है और C2 है, लेकिन वेलोसिटी जितने से इंटर करता है उसी वेलोसिटी से बाहर जाता है, तो वेलोसिटी ना तो बढ़ती है ना तो घटती है। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि C1 इज इक्वल टू C2 इन टरबाइन, C1 इज इक्वल टू C2 इन टरबाइन, भाई पहले मेरा जो इक्वेशन बना वो बना H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। टरबाइन का काम ही है वर्क को देना, और वो टरबाइन में यहां हाई प्रेशर होता है, यहां लो प्रेशर होता है। जब टरबाइन में एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, उस प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करके वर्क आउटपुट में मिलता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी आएगा, निकालेंगे। तो यहां जो प्रेशर एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है वो वर्क आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, बट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो C1 इज इक्वल टू C2 हमने माना है, इफ C1 इज इक्वल टू C2 देन ये बोथ आर कैंसिल आउट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, यही मिलेगा। H1 इज इक्वल टू H2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, मींस W मस्ट बी इक्वल टू H1 माइनस H2। आगे से आप लोग फार्मूला यूज करते हैं ना अप्लाइड थर्मो में कि W ऑफ द टर्बाइन इज इक्वल टू H1 माइनस H2, तो कहां से आया, वो यहां से आया। W इज कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H1 माइनस H2, बट ये इक्वेशन कब लगाएंगे भैया, ये इक्वेशन आप कब यूज कर सकते हो बताओ। ये इक्वेशन जो W इज इक्वल टू H1 माइनस H2 है टरबाइन के लिए, इस इक्वेशन को आप कब यूज करेंगे। हमारे पास स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये था, तो पहली चीज जो एजम्पशन है क्या है एजम्पशन, पहला स्टडी फ्लो होना चाहिए, तब हम इसका यूज कर पाएंगे। दूसरा, टरबाइन को हमने इंसुलेट किया है, इंसुलेट किया है, यानी टरबाइन इंसुलेटेड होना चाहिए, थर्ड क्या, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी चेंज इज निग्लेक्टेड, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसको निग्लेक्ट करें या निग्लेजिबल मान लें। फोर्थ,
फोर्थ क्या एजम्पशन है इसके साथ? फोर्थ क्या एजम्पशन है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज आर निग्लेक्टेड। हमने पोटेंशियल एनर्जी चेंज को भी निग्लेक्टेड माना है। भैया सुनो ध्यान से, जब ये चार एजम्पशन आप मान लोगे तभी इस इक्वेशन को अप्लाई करना, नहीं तो ये इक्वेशन आपने जहां लगाया ये मान के चले कि ये चार एजम्पशन आपने माना है। फ्लो स्टडी होना चाहिए, टरबाइन इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब फ्लो स्टडी होना चाहिए, टरबाइन इंसुलेटेड होना चाहिए, टरबाइन इंसुलेटेड होना चाहिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निग्लेजिबल होनी चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निग्लेजिबल होनी चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निग्लेजिबल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निग्लेजिबल, टरबाइन इज इंसुलेटेड, फ्लो इज स्टडी फ्लो, देन अप्लाई W इज इक्वल टू H1 माइनस H2, देन अप्लाई W कंट्रोल वैल्यू इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ये तभी यूज करोगे जब आपका W H1 माइनस H2 तभी अप्लाई करोगे जब फ्लो क्या हो? स्टडी हो, फ्लो क्या हो? इंसुलेट, टरबाइन क्या हो? इंसुलेटेड हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निग्लेजिबल हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निग्लेजिबल हो। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? तभी अप्लाई करना, अगर गलत जगह अप्लाई किया तो सोच लो क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताया कि अगर ये कंप्रेसर हो, टरबाइन की जगह क्या हो? कंप्रेसर हो, तब भी यही सब अप्लाई करेंगे, तब भी यही सब अप्लाई करेंगे। अगर ये कंप्रेसर होगा, अगर ये कंप्रेसर होगा तो वर्क आपको निगेटिव मिलेगा। वर्क क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। अगर ये कंप्रेसर होगा तो वर्क क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। अगर ये टरबाइन है तो वर्क पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? कंप्रेसर या पंप दोनों। अगर ये कंप्रेसर है तो बताइए आप जब टरबाइन की बात करते हैं, आप जब टरबाइन की बात करते हैं तो आप कहते हैं टरबाइन से हमें वर्क मिलता है। टरबाइन इज ए पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, टरबाइन इज ए पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। जब ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो H1 माइनस H2 मस्ट बी इन पॉजिटिव वैल्यू। H1 माइनस H2 किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर ये कंप्रेसर है या पंप है, कंप्रेसर किसके लिए यूज करते हैं? जब वो गैस हो। पंप किसके लिए यूज करते हैं? जब वो लिक्विड हो। अगर वो लिक्विड है तो पंप का यूज करिए, अगर वो गैस है तो कंप्रेसर का यूज करिए। लेकिन पंप में पानी को नीचे से ऊपर भेजने के लिए हमें पंप को चलाना पड़ता है, यानी पंप को हमें वर्क देना पड़ता है। कंप्रेसर से हवा भरने के लिए कंप्रेसर को वर्क देना पड़ता है, यानी जब हमें वर्क देना पड़ता है तो ये निगेटिव में आएगा, जब हमें वर्क मिलता है तो पॉजिटिव में आएगा। यानी टरबाइन है तो वर्क पॉजिटिव में आएगा, अगर ये निगेटिव है तो वर्क निगेटिव में आएगा। अगर कहीं कंप्रेसर लिख दिया, इसका मतलब अब निगेटिव लाने की जरूरत नहीं है, बड़े वाले छोटे वाले घटा दो, कंप्रेसर का मतलब हो गया निगेटिव वर्क। कंप्रेसर का मतलब ही हो गया निगेटिव वर्क, फिर आपको निगेटिव लाने की जरूरत नहीं है। जब हमें यह ना पता हो कि ये टरबाइन है कि ये कंप्रेसर है, तब हमें निगेटिव की जरूरत पड़ती है, तब हम वहां पे निगेटिव सिंबल लगाते हैं। अगर निगेटिव में आ गया तो कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? यानी दिस इज द टरबाइन एंड कंप्रेसर, दोनों के लिए सेम कंडीशंस होंगी, सेम एजम्पशंस होंगे, सेम एजम्पशंस होंगे। उसके लिए आपको इसको H2 माइनस H1 कर सकते हो, इसको H2 माइनस H1 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर होगा तो यहां माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा तो H2 माइनस H1 हो जाएगा।
यहां माइनस लग जाएगा तो H2 माइनस H1 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो, अगर निगेटिव में निकालनी है, अगर ना लिखा हो तो आप किस में आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। अगर पहले से लिख दिया है कि कंप्रेसर है या पंप है तो आप सीधे बड़े वाले से छोटे, बड़ी वाली एंथैल्पी से छोटी वाली एंथैल्पी को घटा दीजिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी कंप्रेसर या पंप लिखा हुआ है तो वहां निगेटिव पॉजिटिव लाने की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कई बार कंफ्यूज किया जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अगर वो पहले ही कंप्रेसर लिख दिया है तो निगेटिव में लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर लिख दिया है तो निगेटिव में लाने की जरूरत नहीं है। उसने टरबाइन लिखा है तो पॉजिटिव में आएगा ही, फिर पॉजिटिव लाने के अपने आप बड़े वाले छोटे वाले घटा दो। कंप्रेसर लिख दिया है तो फिर भी बड़े वाले छोटे वाले घटा दो, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही वहां से, क्योंकि कंप्रेसर लिखा है इसका मतलब वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दिस इज द टरबाइन एंड कंप्रेसर, दिस इज द टरबाइन एंड कंप्रेसर। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया कि टरबाइन और कंप्रेसर। कंडीशन सेम होंगी, इसके आगे माइनस लग जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो आपको कभी कभी ऐसा लिखना पड़ेगा कंप्रेसर के लिए कि W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू H2 माइनस H1, क्योंकि यहां से माइनस लगाया तो H2 माइनस H1 हो गया, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। सेम कंडीशंस आर अप्लाई, सेम कंडीशंस आर अप्लाई। स्टडी फ्लो, इंसुलेटेड, चेंज इन काइनेटिक नेग्लिजिबल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल। अरे यार समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा कि नहीं? ठीक है, मैंने कहा ना मैं एक एक चीज को क्लिस्टर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके इंटरव्यू के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, सबके हिसाब से मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सबके हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। इससे ज्यादा क्लिस्टर क्लियर आपको कोई बताने वाला नहीं है। जिस तरह मैंने स्टडी फ्लो में अलग से P1 V1 नहीं लिया, कहां से आया, इसलिए मैंने पहले फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क पढ़ाया, जिससे कि वो आपको जान सके कि वो आयता कहां से है, क्यों ऐसा होता है। इसलिए एक एक चीज को तोड़ तोड़ के मैं निकाल के आपको आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यह हुआ टरबाइन और कंप्रेसर। टरबाइन और कंप्रेसर, कंप्रेसर में मैंने बताया कि माइनस लगा देंगे, सेम कंडीशन है, वही लगेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था नोजल एंड डिफ्यूजन। अब एक लास्ट टॉपिक इसका पढ़ लेते हैं, थ्रॉटलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यू के हिसाब से बहुत तगड़ा टॉपिक है, ये अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है आपसे, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रॉटलिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रॉटलिंग? सुनिए, थ्रॉटलिंग का क्या मतलब है। पहले थ्रॉटलिंग डिवाइस की बात सुनिए, थ्रॉटलिंग का मतलब क्या है वो सुनिए, वो सुनिए, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो सुनिए। एक सीक्वेंस से थ्रॉटलिंग का मतलब क्या है वो सुनिए, थ्रॉटलिंग डिवाइस कौन कौन से हैं वो सुनिए, थ्रॉटलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो सुनिए, फिर थ्रॉटलिंग में स्टडी फ्लो लगाते हैं वो सुनिए। यानी लाइन से सुनना है, तब एक सीक्वेंस बनेगा, समझ में आएगा। अब सुनिए थ्रॉटलिंग क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर फ्लो की बात करते हैं कि मान लीजिए एक टैब है, नल है, एक नल है, उस नल में मैंने पूरे नल को खोला, उस नल से पानी बह रहा है, आसानी से बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने नल के टैब को घुमाते घुमाते एकदम थोड़ा सा ओपनिंग रखा, बाकी बंद कर दिया। अब क्या होगा? सुनिए मेरी बात। मैं इस क्लास में ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए आप सामने मेरे बैठे हैं, मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के लिए आया हूं, ठीक है। दूसरा बैच चल रहा है, ठीक है, दूसरा बैच चल रहा है, वो बैच छूट जाए
तो आप अंदर जाओगे। जब आप अंदर जाओगे, बैठोगे, तब क्लास चलेगी। दूसरा बैच छूट गया, वो बाहर निकल गया, अब आपको अंदर जाना है। मैंने अश्वनी सर से कहा कि अश्वनी सर दरवाजा पूरा खोल दीजिए, बच्चे आसानी से अंदर चले जाएं। अश्वनी सर ने उस मोनू से कहा कि ऐसा करो, दरवाजा पूरा खोल दो, बच्चे आसानी से चले जाएं। अश्वनी सर ने दरवाजा पूरा खुलवा दिया, सारे बच्चे आसानी से अंदर जा रहे हैं। फिर मोनू का बीच में मजा लेने का मन हुआ। उसने क्या किया, जो दरवाजा पूरा खुला था, पूरा ना खोल के थोड़ा सा खोला, बाकी पूरा दरवाजा बंद कर दिया। अब जब थोड़ा सा खोला, अब जो आप आसानी से जा रहे थे, अब आप उसके अंदर जाना चाहते हो, तो आप आपस में क्या करोगे? एक दूसरे से रबिंग करोगे, एक दूसरे से रबिंग करोगे, दरवाजे से निकलते समय रबिंग करोगे, दरवाजे के अंदर जाते समय रबिंग करोगे, दरवाजे के गेट पे रबिंग करोगे। यानी अब आपको जाने में प्रॉब्लम है, रबिंग करोगे, फ्रिक्शन होगा, रबिंग करोगे, फ्रिक्शन होगा। वैसे ही टैब में है, जब मैंने उस नल को पूरा खोला तो पूरा पानी आसानी से नीचे बह रहा है। मैंने टैब को बंद किया और थोड़ा सा खोला, अब पानी को फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रही है। उस समय वहां पे रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रही है, यानी रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है। इसका मतलब जब स्मॉल ओपनिंग किया आपने, देन देयर इज द रबिंग, देयर इज द फ्रिक्शन, एंड थ्रू स्मॉल ओपनिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट थ्रॉटलिंग प्रोसेस। क्या है ये? यही थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। स्मॉल वाल्व है, स्मॉल ओपनिंग है, उससे फ्लो कराना है, तो ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। इसी को थ्रॉटलिंग कहा जाता है। अब अगर आपने टैप को थोड़ा सा खोला है तो फ्रिक्शन होगा, इसका मतलब हुआ फ्रिक्शन हुआ, इसका मतलब थ्रॉटलिंग तो रिवर्सिबल होगा ही नहीं। या इसका मतलब एक और प्रोसेस इससे पहले पढ़ा, दैट इज द हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। दिस इज द सेकेंड प्रोसेस, थ्रॉटलिंग ड्यू टू रबिंग, देयर इज द फ्रिक्शन, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन the throttling is highly irreversible process. The throttling is highly irreversible process. The throttling is highly irreversible process. 1 minute. मैं 15 मिनट बात करता हूँ। हाँ 15 मिनट बात करता हूँ भाई ना फोन में आपको, 15 मिनट बाद फोन करता हूँ आपको ना। यानी थ्रॉटलिंग is highly irreversible process. Throttling is highly irreversible process due to friction. ठीक है, देखिए यही लिखा है ना, throttling is an highly irreversible process. Throttling is an highly irreversible irreversible flow process which occurs when the flow फेसेस आर वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, यानी फ्रिक्शन। ओपनिंग कम होगी तो फ्रिक्शन होगा। ड्यू टू वेरी नैरो ओपनिंग आर पैसेज इन फ्लो, बहुत कम ओपनिंग की वजह से जब वहां फ्रिक्शन होगा तो इसी वजह से थ्रॉटलिंग एक बहुत हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यह बात आपको क्लियर हो गई, मैंने आपको बता दिया। तो स्मॉल ओपनिंग जहां हो वो, यानी स्मॉल ओपनिंग, अगर आप स्मॉल और पार्शियल ओपनिंग करते हैं वाल्व की, टैप की या वाल्व की, तो ये एक डिवाइस है जहां पे थ्रॉटलिंग होगा। ओरफिस मीटर का नाम सुना है? जहां स्मॉल ओपनिंग होती है उसी को ओरफिस कहते हैं। तो ओरफिस फ्लूइड में पढ़ाया गया होगा, दैट इज आल्सो स्मॉल ओपनिंग। पोरस प्लग, पोरस का नाम सुने ना,
स्मॉल ओपनिंग, नहीं सुने तो देख लीजिए भैया। पोरस का मतलब कोयला देखे ना, कोयला देखे है ना, कोयला में छोटा छोटा होल होता है ना, वो पोरस प्लग है, वो पोरस होल है, यानी पोरस है वो, उसी से समझ लो आप। तो पोरस प्लग का मतलब वो भी हो क्या हो गया जहां स्मॉल ओपनिंग है। तो दीज आर द डिवाइसेस जिनको थ्रॉटल डिवाइस कहा जाता है। पोरस प्लग, पार्शियली ओपन वाल्व, ठीक है, ओरफिस, ठीक है, ये सारे के सारे आपके थ्रॉटल डिवाइसेज हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया। और जब थ्रॉटल प्रोसेस होता है तो ऊपर से नीचे फ्लो होता है, इसमें भी प्रेशर का हाईली ड्रॉप होता है। जहां प्रेशर हाईली ड्रॉप कराना हो वहां थ्रॉटल वाल्व को लगा दीजिए। अब बात यह है कि जब आप थ्रॉटल वाल्व की बात करेंगे, प्रेशर ड्रॉप होता है इसमें भी, लेकिन वर्क नहीं मिलता। अब आप कहोगे क्या बात करते हो सर आप? अब सुनिए, मैंने आपको थ्रॉटल डिवाइस बताया, थ्रॉटलिंग प्रोसेस बताया, ये दोनों समझ में आ गए। तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रॉटलिंग, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्रॉटलिंग का प्रेशर ड्रॉप। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप कराना हो थ्रॉटलिंग को लगा दीजिए, लिक्विड फ्लो होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, लेकिन वर्क नहीं मिलेगा। अब जब वर्क नहीं मिलेगा तो फिर क्वेश्चन आया, सर अभी तो आप टरबाइन में बताए थे कि भैया अगर ये थ्रॉटल डिवाइस है, इस थ्रॉटल डिवाइस में ये टरबाइन है, प्रेशर का ड्रॉप होगा, प्रेशर जो है प्रेशर ड्रॉप की वजह से आपको वर्क आउटपुट मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं मानेंगे हम, यहां भी वेलोसिटी में हम कोई चेंज नहीं मानेंगे। तो फिर आप बोलोगे ना वेलोसिटी में इंक्रीज करा रहे हो, ना तो वर्क पा रहे हो, तो जो प्रेशर डिक्रीज हुआ, जो प्रेशर एनर्जी लॉस हुई, वो गई कहां? क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनना चाहिए। अब वो प्रेशर एनर्जी गई कहां? अब बताइए, जब वर्क, जो प्रेशर ड्रॉप हुआ उससे जो वर्क मिला था भैया, इतना हाईली रिवर्सिबल है कि वहां पे क्या चल रहा है? फ्रिक्शन चल रहा है। अब उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क तो चाहिए ना। तो जो ये प्रेशर ड्रॉप हुआ था, इसकी वजह से जो वर्क मिला था, वो वर्क उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही खर्च हो गया, यानी अंदर का अंदर ही खर्च हुआ, फाइनली बाहर कोई भी वर्क का ट्रांसफर नहीं हुआ। फाइनली कोई भी वर्क का ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए, फुली ओपन, पार्शियली ओपन थ्रॉटल वाल्व, दिस इज द थ्रॉटलिंग, यहां नो थ्रॉटलिंग, यहां थ्रॉटलिंग, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। थ्रॉटलिंग ऑलवेज एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। अगर थ्रॉटलिंग क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करता है। मैंने कहा कि थ्रॉटलिंग में प्रेशर ड्रॉप की अब बात करते हैं, यानी थ्रॉटलिंग में प्रेशर ड्रॉप होगा, थ्रॉटलिंग में प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। अब सुनिए, जब थ्रॉटलिंग में प्रेशर ड्रॉप होगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक सुनिए, बाद में हम उसमें, अगर मैं इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा ही देता हूं, चलो एक तरफ से चलते हैं, मैं इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये भाई एक तरफ से फ्लूइड आ रहा है, दूसरी तरफ से फ्लूइड जा रहा है, अब मैं इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करता हूं। जब मैं इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करता हूं, तो मुझे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में अप्लाई करने के बाद क्या मिलता है? स्टडी फ्लो अप्लाई करने के बाद क्या मिलता है? अगर मैं स्टडी फ्लो अप्लाई करता हूं, तो स्टडी फ्लो का मतलब हुआ अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब हुआ H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q कंट्रोल वॉल्यूम प्लस, सॉरी प्लस लिख दिया, इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2
प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमें पता है। दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब सुनिए, अब पहली चीज मैंने कहा कि ये थ्रॉटलिंग डिवाइस है, इसका पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेशर को कम कराना। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में प्रेशर को हमेशा डिक्रीज कराया जाता है, जहां तेजी से प्रेशर गिराना हो वहां थ्रॉटल डिवाइस का यूज करते हैं। ये प्रेशर एनर्जी से जो वर्क मिलता है, अब इसमें इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो प्रेशर ड्रॉप हो गया। सेकेंड, नो वर्क ट्रांसफर, इसमें कोई भी वर्क का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो वर्क आपको मिलता है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है, यानी वर्क इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि हाईली फ्रिक्शन है, इसमें हाईली रिवर्सिबल है, तो उसमें जो ओवरकम हुआ यानी जो प्रेशर डिक्रीज हुआ, वो प्रेशर की एनर्जी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो गई, इसलिए थ्रॉटल डिवाइस में कोई वर्क नहीं मिलता, मींस W कंट्रोल वॉल्यूम 0 हो गया। थर्ड, मैंने कहा कि इस डिवाइस में जो थ्रॉटल डिवाइस है, इसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी, सर जब इतना हाईली रिवर्सिबल है, फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, वो हीट की वजह से क्या हीट का ट्रांसफर नहीं होगा? मैं कहता हूं नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो थ्रॉटल डिवाइस है इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। थ्रॉटल डिवाइस का मतलब यह नहीं है जो इतना बड़ा यहां बना है। थ्रॉटल डिवाइस का मतलब यह नहीं है जो इतना बड़ा बना है। इतना बड़ा थ्रॉटल डिवाइस, ये तो आपको बताने के लिए इतना बड़ा है। थ्रॉटल डिवाइस इज वेरी स्मॉल। थ्रॉटल डिवाइस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा। अब अगर ये थ्रॉटल डिवाइस बहुत छोटा सा वाल्व, एक छोटी सी वाल्व लगी है और तो कुछ है नहीं। अब वो थ्रॉटल डिवाइस इतना छोटा है कि जैसे ही फ्लूइड यहां से इंटर किया, जैसे ही फ्लूइड यहां से इंटर किया, वैसे ही यहां फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई। वो हीट जैसे ही थ्रॉटल डिवाइस से बाहर जाने का सोचा, वैसे ही फ्लूइड बाहर, इतना बड़ा है, इंटर किया, फ्रिक्शन हुआ, हीट हुई, वो बाहर ट्रांसफर होने के लिए सोचा, उतने में हीट बाहर चली, उतने में फ्लूइड बाहर चला गया, मतलब उतने में फ्लूइड एग्जिट कर गया। इसका मतलब कि उस हीट ट्रांसफर होने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता, इतना कम टाइम है कि हीट का ट्रांसफर हो सके। जैसे कहते हैं ना, इतना अचानक से हुआ कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। वैसे इतनी लेंथ उसकी छोटी है, इतनी थ्रॉटल वाल्व की छोटी है, इतना छोटा पोरस प्लग है, इतना छोटी स्मॉल ओपनिंग है कि उसमें से जब फ्लूइड का ट्रांसफर होगा, तो हीट ट्रांसफर होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। हीट ट्रांसफर होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, because the length is very small of the throttle valve. The length is very small of the throttle valve. throttle valve की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है। उसमें से उसने चाहा कि मैं हीट का ट्रांसफर करूं,
उसके चाहते चाहते वो उड़ गया। जब तक उसने सोचा कि मैं जाऊं उसको प्रपोज करूं, तब तक दूसरा लेके उड़ गया, तब तक दूसरा गायब हो गया। कहने का मतलब है द लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड देयर इज नो सफिशिएंट टाइम टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम द थ्रॉटल वाल्व टू द सराउंडिंग। इसीलिए वहां पर कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भैया थ्रॉटल डिवाइस में हीट का ट्रांसफर होता है, तो आप कहेंगे नहीं होता, नो हीट ट्रांसफर। वो कहेगा क्यों? आप ये मत कह देना कि इंसुलेटेड है, ये मत कह देना कि इंसुलेटेड है, ये कहना कि सर द लेंथ इज वेरी स्मॉल, द लेंथ इज वेरी स्मॉल, फ्लूइड इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट टाइम टू ट्रांसफर हीट। ठीक है, द लेंथ इज वेरी स्मॉल, कहां पे लिखूं मैं? यहां लिख दूं, लेंथ इज वेरी स्मॉल, लेंथ इज वेरी स्मॉल। ठीक है, उसकी लेंथ बहुत छोटी है। फ्लूइड, जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड इज नो हैव सफिशिएंट टाइम, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, sufficient time, no have sufficient time to get transfer heat, यानी हीट को ट्रांसफर करने के लिए उसके पास सफिशिएंट टाइम ही नहीं है कि वो हीट को ट्रांसफर कर सके, क्योंकि थ्रॉटल वाल्व की लेंथ बहुत छोटी है। जब तक उसने सोचा तब तक वो ले उड़ा, जब तक वो सोचा तब तक फ्लूइड बाहर निकल गया। तो यही आंसर है इसका कि द लेंथ ऑफ द थ्रॉटल वाल्व इज वेरी स्मॉल, सो द फ्लूइड हैव नो सफिशिएंट टू टाइम द ट्रांसफर हीट, नो हैव सफिशिएंट टाइम टू ट्रांसफर हीट। उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फोर्थ क्या है ये? इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं प्रोसेस। मैं लिख रहा हूं, आप जानते हैं, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसकी वजह से? इसका क्वेश्चन आए तो ड्यू टू फ्रिक्शन। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। थ्रॉटल डिवाइस में प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। थ्रॉटल डिवाइस में प्रेशर ड्रॉप होता है। क्या होता है? प्रेशर ड्रॉप होता है। कोई भी वर्क, सेकेंड, नो वर्क ट्रांसफर, वर्क लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो वर्क उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है, इसलिए कोई भी वर्क का ट्रांसफर नहीं होता है। थर्ड, नो हीट ट्रांसफर, इसीलिए क्यों? बिकॉज द लेंथ ऑफ थ्रॉटल डिवाइस इज वेरी स्मॉल, द फ्लूइड हैव नो सफिशिएंट टाइम टू ट्रांसफर हीट। उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है किसके लिए? हीट को ट्रांसफर करने के लिए। उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि वो हीट को ट्रांसफर कर सके, इसलिए थ्रॉटल डिवाइस से हीट का ट्रांसफर नहीं होता। चौथा, इट इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये इरिवर्सिबल होगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रॉटलिंग। ये थ्रॉटलिंग या थ्रॉटलिंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
क्यों होगा? मैं एक एक चीज क्लियर किया हूं बेटा। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपने इस तरह थ्रॉटलिंग को एक्सप्लेन किया, यकीन मानो आप सबसे अलग दिखोगे। आपको कोई ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेगा जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, कोई नहीं कर सकता है। इसको देख लो, कोई करे तो बताओ मुझे। जिस तरीके से मैंने आपको एक एक रीजन बताया, उसका क्या रीजन है मैं आपको वो भी बताया। हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आपको बताया। वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आपको बताया। ठीक है, इरिवर्सिबल होगा, वो भी आपको बताया। ठीक है, वो भी आपको बताया। तो नो वर्क ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, प्रेशर ड्रॉप एंड इट इज इरिवर्सिबल। हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डिटेल से बता दिया मैंने। ठीक है, अब आप इसमें लगा दो भैया। अगर वर्क ट्रांसफर नहीं होगा तो ये जीरो हो गया, हीट ट्रांसफर नहीं हो गया तो ये जीरो हो गया। ठीक है, और Z1 Z2 को सेम मान ले तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। Z1 Z2 को सेम मान ले तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। यानी इक्वेशन बचा H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। अब अगर हम ये मान ले कि इसमें से जो C है वो लगभग कांस्टेंट है, C है वो लगभग कांस्टेंट है, यानी C1 और C2 आपस में बराबर हो गए। अगर C1 और C2 आपस में बराबर है तो ये तो नो भी कैंसिल आउट है। तो इसीलिए H1 लगभग बराबर हो गया किसके? H1 लगभग बराबर हो गया किसके? H2 के। H1 लगभग बराबर हो गया किसके? H2 के। इसीलिए H1 और H2 आपस में लगभग बराबर हो गए। तो इसीलिए जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी इनलेट और एग्जिट की बराबर होगी, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, तो आज के बाद थ्रॉटलिंग को हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, अगर नाम सुन लीजिए इसका मतलब वो थ्रॉटलिंग की ही बात कर रहा होगा। यानी थ्रॉटलिंग को हम आइसेंथैल्पिक यानी एंथैल्पी कांस्टेंट प्रोसेस कहते हैं। अगर थ्रॉटलिंग हो रही है तो आप मान के चलिए कि उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो द थ्रॉटलिंग प्रोसेस is also known as isenthalpic process, एंथैल्पी कांस्टेंट प्रोसेस। इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, लेकिन आगे आएगा तो देखेंगे एंट्रोपी बढ़ती है, वो बाद में आएगा, क्यों बढ़ता है वो देखेंगे बाद में। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट होगी, इसीलिए थ्रॉटलिंग को आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया होगा। थ्रॉटलिंग इतना डिटेल से समझाया हूं, एक एक चीज आपको समझ में आई होगी। ऐसा तो नहीं, कुछ है नहीं इसमें जो कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने एक एक चीज को तोड़ करके क्लिस्टर क्लियर निकाल करके आपको बताने की कोशिश किया है। तो थ्रॉटलिंग आज के बाद कोई पूछे तो आप डिटेल से बता सकते हो। पहले मैंने आपको थ्रॉटलिंग बताया, फिर उस कौन कौन से थ्रॉटलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बताया, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशर ड्रॉप तो जनरल बात है, नो वर्क ट्रांसफर, क्योंकि वर्क ट्रांसफर लास्ट हो जाता है फ्रिक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। नो हीट ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द लेंथ ऑफ थ्रॉटल वाल्व इज वेरी स्मॉल एंड फ्लूइड हैव नो सफिशिएंट टाइम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द थ्रॉटल वाल्व टू सराउंडिंग। इतना टाइम ही नहीं पाता कि वो फ्लूइड सराउंडिंग में ट्रांसफर कर सके हीट का। ठीक है, लेंथ कम होने की वजह से। तो दिस इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एंड यहां से हम लोगों ने कंप्लीट फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है।
एक अनस्टडी फ्लो है, उसको बाद में बताऊंगा, अगर देखूंगा आपको जरूरत होगी, आप में क्वेश्चन होंगे तो बताऊंगा। अनस्टडी फ्लो क्या होता है, स्टडी फ्लो मैंने आपको डिटेल से बता दिया, स्टडी फ्लो इक्वेशन बता दिया, उसके एप्लीकेशन बता दिया, यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे हम लोग आज फर्स्ट लॉ कंप्लीटली फिनिश्ड, फर्स्ट लॉ यहीं से खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। अनस्टडी एक है, लेकिन अनस्टडी अगर क्वेश्चन होंगे तो मैं बाद में वहीं पे बता दूंगा, 2 लॉ है उससे पे चलता है, उसकी हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, डिटेल से देखते हैं। यहां तक थ्रॉटलिंग मैंने जैसे बताया है वैसे याद रखना, कभी कोई इंटरव्यू में पूछे ऐसे ही आंसर देना, कोई नहीं बताएगा जो चीजें मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आंसर दोगे तो आपको कोई इंटरव्यू से बाहर नहीं करेगा बेटा, ठीक है ना। रोके क्लास को यहीं पे समझ में चीजें आ रही हैं, पढ़ रहे होगे, सीक्वेंस से पढ़ के देखिएगा, चीजों को लिंक करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ओके, यहीं पे क्लास को रोकते हैं, ठीक है, थैंक